हेलो गाइस, वेलकम टू लर्नर्स लॉकर। हमने इंडियन पॉलिटी की एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि गाइस टोटली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। हर एक टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स एंड क्वेश्चंस आपको जल्दी हमारी वेबसाइट पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे जैसे ही वो बन के तैयार हो जाती है। तो गाइस बिना टाइम गवाए आज के टॉपिक पे चलते हैं। तो गाइस आज का टॉपिक है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो संविधान बना कैसे था, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि संविधान होता क्या है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे ये एक रीजन है। ये रीजन कोई भी हो सकता है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, कुछ भी मान लीजिए आप इसको, राइट। एक रीजन वो होता है जिसकी एक फिक्स्ड डिफाइंड बाउंड्री होएगी, राइट। अब इस बाउंड्री के अंदर के जितने भी लॉज एंड ऑर्डर्स होंगे वो एक पर्टिकुलर सेक्शन में डिफाइंड होंगे। अब ये जो सेक्शन है गाइस, ये रिटन भी हो सकता है एंड वर्बल भी हो सकता है। तो इस सेक्शन को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। देखिए हमने क्या पढ़ा अभी कि कोई भी एक रीजन जिसकी एक फिक्स्ड बाउंड्री होएगी, उसके अंदर के जितने भी लॉज एंड ऑर्डर्स हैं वो एक पर्टिकुलर सेक्शन में डिफाइंड होंगे, जो कि रिटन भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है। उस सेक्शन को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अब वर्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन और इसको इंग्लैंड भी बोलते हैं, राइट। एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक यूएसए, इंडिया। अब क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, ये तो आपको लग गया पता। बट ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में, राइट। तो आपको गाइस इतना समझ आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और हमारा कौन सा है, एंड लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडिया का, राइट। अब गाइस जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी जो कि हम आगे देखने वाले हैं। तो टोटल जो है वो 284 मेंबर्स द्वारा इस बुक के लास्ट में सिग्नेचर किए गए थे मेंबर्स के द्वारा, राइट। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, रुकिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, ये हमारा संविधान है जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया था, एंड यहाँ पे मेंबर्स जो हैं वो इस पर सिग्नेचर कर रहे हैं। तो आपको गाइस इतना पता चल गया कि संविधान है क्या एंड हमारा कौन से वाले उस सेक्शन में फॉल कर रहा है। तो आगे देखते हैं। अब गाइस इसको मेकिंग देखने से पहले हम इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। तो देखिए, आप सबको इतना तो पता ही होगा कि इंडिया जो है उस पे रूल कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि कमांड्स फॉलो करती थी ब्रिटेन गवर्नमेंट की, राइट। इंडिया पे रूल कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि कमांड्स फॉलो कर रही है ब्रिटेन गवर्नमेंट की। बट कहीं ना कहीं ब्रिटेन गवर्नमेंट ये चाहती थी कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको यहाँ से एलिमिनेट करके इंडिया को अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया जाए, राइट। इसके लिए ये लोग बहुत सारे एक्ट्स लेके आए। एक्ट्स मीन्स रूल, जो कि मानना ही पड़ता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को मानना ही पड़ेगा क्योंकि वो उनके कंट्रोल में काम कर रही है इंडिया के अंदर। तो गाइस जो सबसे पहला एक्ट ये लोग लेके आए उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पहली कोशिश थी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स को रिस्ट्रिक्ट कर सके इंडिया के अंदर, राइट। अब गाइस आफ्टर अप्रोक्सीमेटली एवरी 20 ईयर्स ये लोग एक नया एक्ट लेके आ जाते थे और इनकी पावर्स को थोड़ा और कम कर दिया जाता था। ऐसे करते करते ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सी ऐसी अजीबोगरीब पॉलिसीज़ लेके आने लग पड़ी, ऐसे रूल्स लेके आने लग पड़े। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सब्सिडरी लाइस,
रिंग फेंस पॉलिसी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ये लोग करते थे, जिससे परेशान होकर हम इंडियंस ने क्या किया था, हमने किया था गाइस रिवॉल्ट 1857। अब ये रिवॉल्ट 1857 जो था वो इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक चांस मिल गया था कि वो कंप्लीटली एलिमिनेट कर देगी इस ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से एंड अपने कंट्रोल में ले लेगी इंडिया को। तो इस चीज़ के लिए गाइस ये लोग एक और एक्ट लेके आए जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से हुआ क्या गाइस कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से बाहर खदेड़ दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया। इतना समझ आ गया गाइस? ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या हुआ गाइस कि अब आ जाते हैं मॉडरेटर्स को हम जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर्स की पहली ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच। इन लोगों का क्या मानना था? इनका मानना था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो बहुत अच्छा रूल कर रहे हैं हम पे, बट हमें जो है वो इनकी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन चाहिए। इनकी डिमांड थी गाइस पार्टिसिपेशन, राइट? तो ये लोग मांग रहे थे पार्टिसिपेशन बेसिकली। नाउ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इस पार्टिसिपेशन को अलाउ नहीं कर रही थी। तो हुआ क्या बेसिकली, कुछ टाइम के बाद ये लोग रिफॉर्म्स लेके आए। अब वो रिफॉर्म्स क्या थे? पहला रिफॉर्म जो आए थे वो आए थे 1909 में, जिसको बोला गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को ही गाइस इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 भी बोला जाता है। इन रिफॉर्म्स में हुआ क्या बेसिकली, फर्स्ट टाइम इंडियंस को पार्टिसिपेशन मिल गई थी ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट में, राइट? अब इस चीज़ को फर्दर इम्प्रोवाइज किया गया था। कब? 1919 में। ये रिफॉर्म्स कौन से थे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इनमें इनकी पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ किया गया एंड फर्दर इसमें इम्प्रोवाइजेशन की गई थी 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर। अब ये एक्ट जो है गाइस ये इम्पोर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि बहुत सी ऐसे चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने इस एक्ट से बोरो की हैं, राइट? तो वो हम इससे नेक्स्ट चैप्टर सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसमें देखेंगे अच्छे से। तो चलिए, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू तो मिल गया होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। अब हम आगे देखते हैं इसकी टाइमलाइन। तो गाइस देखिए, ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था 1928 से, जब हमने मांग करना शुरू किया था। तो 1928 में फ़र्स्ट टाइम नेहरू रिपोर्ट आई थी, जो कि दी गई थी मोतीलाल नेहरू जी द्वारा। इन्होंने गाइस डिमांड क्या की थी? इन्होंने डिमांड की थी डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मीनिंग क्या है आप ये जान लेते हैं। डोमिनियन स्टेटस मीन्स कि आपके पास एक पेरेंट गवर्नमेंट होएगी जिसके अंडर आप क्रिएट करेंगे एक चाइल्ड गवर्नमेंट, जो कि अपने लोगों के लिए काम कर सकती है बट अपने देश के लिए डिसीजंस नहीं ले सकती। समझ आएगा गाइस? अब देखिए इसमें था क्या बेसिकली, एक पेरेंट गवर्नमेंट होएगी, उसके अंडर एक चाइल्ड गवर्नमेंट होएगी। अब ये जो चाइल्ड गवर्नमेंट है ये अपने लोगों के लिए काम कर सकती है, उनके लिए कुछ काम कर सकती है ये, बट अपने देश के लिए कोई भी डिसीजंस नहीं ले सकती है। अगर उसको लेना है तो वो क्या करेगी? पहले पेरेंट गवर्नमेंट से परमिशन लेगी। अगर वो इस चीज़ को अप्रूव करते हैं देन वो कर सकती है, राइट? अब देखिए यहाँ पे है क्या कि जो पेरेंट गवर्नमेंट है वो कौन सी है? वो है आपकी ब्रिटेन गवर्नमेंट। एंड चाइल्ड गवर्नमेंट का रोल कौन प्ले कर रहा है? इंडियन गवर्नमेंट, राइट? तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहली कि एक पेरेंट गवर्नमेंट होएगी, एक चाइल्ड गवर्नमेंट होएगी, ठीक है? आप वर्किंग कर सकते हैं अपने लोगों के लिए बट आप डिसीजंस नहीं ले सकते। इतना समझ आ गया गाइस? अब देखिए
तो ये डिमांड जो है वो रखी थी आपके मोतीलाल नेहरू जी ने। आफ्टर दैट 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ, जिसको प्रिजाइड किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। एंड गाइस इन्होंने डिमांड कर दी थी पूर्ण स्वराज की। पूर्ण स्वराज क्या चीज़ है? पूर्ण मीन्स पूरा एंड स्वराज मीन्स अपना राज, राइट। इनका बोलना ये था कि हमारा देश है तो रूल भी हमारा ही होना चाहिए। ये बेसिकली डोमिनियन स्टेटस के अंदर जो आपका पेरेंट गवर्नमेंट वाला कॉन्सेप्ट था ना गाइस, ये लोग इसको ख़त्म करना चाहते थे। एंड ये लोग खुद के अपने कंट्री के लिए डिसीजंस भी खुद ही लेना चाहते थे। इनको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए इस गवर्नमेंट की, राइट। इस सेशन के अंडर हमने पहली बार 26 जनवरी 1930 को अनऑफिशियली अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अनऑफिशियली हमने फर्स्ट टाइम अपना इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया था, तो वो हमने किया था 26 जनवरी 1930 को, राइट। अब ये जो डेट है गाइस, इस डेट को की वजह से, इस डेट को इम्पोर्टेंस देने की वजह से हम लोग फर्दर आगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन को डिले करने वाले हैं। तो ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग के पर्सपेक्टिव से, राइट। इतना समझ आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट आ जाती है हमारे पास 1934। 1934 में क्या हुआ था? तो गाइस हमारे पास एक लीडर थे जिनका नाम था एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय के दिमाग में एक आइडिया कॉइन हुआ। एम.एन. रॉय के दिमाग में एक आइडिया कॉइन हुआ जो कि क्या था कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो कि फर्दर बाद में हमारा संविधान बना दे। इतना समझ आ गया गाइस? फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया किसके माइंड में कॉइन हुआ था? तो वो हुआ था एम.एन. रॉय के माइंड में स्ट्राइक, राइट। एंड ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1934 में। इतना समझ आ गया गाइस? अब आगे इसके आगे क्या होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड कर दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड कर दिया था कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। कब की थी? नेक्स्ट ईयर मींस 1935 में। ओके, इनकी डिमांड भी यही थी कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जो कि फर्दर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी, राइट। अब गाइस एक टाइम पीरियड आपको याद रखना है, वो क्या है कि सितंबर 1939 टू सितंबर 1945। आई थिंक आपको बहुत से लोगों को स्ट्राइक हो गया होगा इस टाइम पीरियड को देख के। ये टाइम पीरियड है गाइस वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब इस टाइम पीरियड में क्या है कि बहुत से एक्सटर्नल एग्रेशन है यहाँ पे। एंड जो ब्रिटेन है वो इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है इंस्टेड इंडिया पे वो ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा, ठीक है। बट अब यहाँ पे भी ब्रिटेन को चाहिए क्या? ब्रिटेन को चाहिए अलायंस, उसकी तरफ से ज़्यादा लोग इस वॉर में फ़ाइट करें। तो उसके लिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना जिन पे हम रूल कर रहे हैं उन्हीं को अपनी अलायंस बना लिया जाए। तो इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने देखा यहाँ पे कि 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड रखी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो क्यों ना इनको दे दिया जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इनकी डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया जाए। एंड फर्दर जब वॉर ख़त्म होती है उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है, कुछ ऐसा इनके दिमाग में था। तो इन लोगों ने किया क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया था। कब किया था? 1940 में। एंड इस चीज़ को हम पढ़ते हैं एज ए ऑगस्ट ऑफर। इस चीज़ को पढ़ा जाता है एज ऑगस्ट ऑफर। तो ये एक ऑफर था ब्रिटेन गवर्नमेंट का इंडियन नेशनल कांग्रेस को, राइट। एंड फर्दर गाइस आगे ये वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत से इंडियंस थे, लीडर्स थे जो ब्रिटेन की तरफ से भी लड़े थे, वो देखेंगे बाद में कभी। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली कि 1942 में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के कैबिनेट मेंबर सर स्टैफर्ड क्रिप्स इंडिया आए। एंड इन्होंने प्रपोजल रखा क्या कि आप लोग एक इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर लीजिए, राइट।
बट यहाँ पे क्या था, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने इस चीज़ को बॉयकॉट किया, इन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया। ये लोग बोल रहे थे कि हम आज़ादी ले लेंगे और हम छीन के ले लेंगे, बेसिकली ऐसे कुछ नारे लगा रहे थे ये लोग यहाँ पे। तो इन्होंने क्या बेसिकली इस चीज़ को, जो प्रपोजल लेके आए थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स, इसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, राइट। आफ्टर दैट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट 1946 को क्या हुआ था, नवंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार हो गई थी, बन चुकी थी। अब ये बनी किसके अंडर थी, तो ये फ्रेम हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम हो चुकी थी अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। इतना समझ आ गया गाइस। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, इसकी कॉम्पोजिशन क्या थी बेसिकली, तो ये देख लेते हैं। इसमें टोटल स्ट्रेंथ थी गाइस, टोटल जो स्ट्रेंथ थी वो थी 389 मेंबर्स। टोटल मेंबर्स कितने थे गाइस इसमें, 389। अब 389 मेंबर्स जो है वो फर्दर बाइफिकेट हुए थे, वो थे प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश इंडियंस और वी कैन से प्रोविंसेस, राइट। प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। ये क्या होती हैं गाइस, प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स थी जहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल नहीं था, जहाँ पे रूल करते थे किंग्स। एंड ब्रिटिश इंडियन या फिर प्रोविंसेस वो जगहें थी, वो एरियाज़ थे इंडिया के जहाँ पे रूल कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। सिंपल, ये समझ आ गया आपको। अब यहाँ पे क्या प्रोविज़न था गाइस कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, यहाँ से जो मेंबर्स इलेक्ट होंगे, बेसिकली इलेक्ट होंगे ही नहीं यहाँ से मेंबर्स, यहाँ पे जो किंग है वो नॉमिनेट करेगा। क्या करेगा, नॉमिनेट, किंग नॉमिनेट करेगा। एंड जो ये हैं आपके पास ब्रिटिश इंडियंस या प्रोविंसेस, यहाँ पे जो मेंबर हैं वो इलेक्ट होंगे, राइट। अब इतना आपको समझ आ गया कि जो प्रोविंसेस थी वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे थे, एंड जो प्रिंसली स्टेट्स थी वहाँ पे हो रहे थे नॉमिनेशंस। मतलब जो किंग नॉमिनेट करेगा, बेसिकली किंग नॉमिनेट करेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सीट एक्वायर करने के लिए, राइट। एंड इलेक्ट कौन कर रहे थे, बेसिकली जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होंगे वो लोग इलेक्ट कर रहे थे। तो बेसिकली यहाँ पे इलेक्शंस कौन से थे, इनडायरेक्ट इलेक्शंस, राइट। इतना समझ आ गया गाइस। अब ये जो दोनों के दोनों हैं, इसमें पूरा इंडिया हमारा कवर हो गया। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने को मिल जाएगी, क्या कि जो सीट्स थी वो कैसे अलॉट की गई थी। तो सीट्स कैसे अलॉट की गई थी कि 1 मिलियन और इसको बोला जाता है 10 लाख पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेशन मिली थी एक सीट। और वी कैन से कि 1 मिलियन और 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक सीट की रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। ये क्राइटेरिया था गाइस दोनों के दोनों में, राइट। अब इनके मेंबर्स देख लेते हैं। तो प्रिंसली स्टेट्स में जो मेंबर थे वो थे आपके 93 मेंबर्स। कहाँ से थे, प्रिंसली स्टेट्स से। एंड ब्रिटिश इंडियंस कितने थे टोटल, तो ब्रिटिश इंडियंस थे आपके 296। एंड ये लोग फर्दर बाइफिकेट हुए थे कुछ 4 कैटेगरीज में। तो वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी थी, इसमें जनरल लोग थे, इसमें मुस्लिम्स थे, इसमें सिख थे, एंड चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस भी थी यहाँ पे, राइट। अब यहाँ से कितने मेंबर्स थे, तो गाइस जनरल के मेंबर्स जो थे वो थे 210 एंड मुस्लिम्स के थे 78, 4 सिख मेंबर्स थे एंड 4 ही चीफ कमिश्नरी प्रोविंसेस के मेंबर्स थे, राइट। अब आगे हम देखेंगे कि जो मीटिंग्स होंगी उसमें ये मुस्लिम मेंबर्स जो हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये उस चीज़ को बॉयकॉट करेंगे, राइट। तो होप गाइस आपको इतना तो समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, राइट। अब आगे देखिए गाइस, जो मेथड ऑफ सिलेक्शन था इन इलेक्शंस में,
इन इलेक्शंस में जो मेथड ऑफ सिलेक्शन था वो था आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये वो मेथड है जिससे आज की डेट में भी प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस मेथड से आज भी इलेक्ट होते हैं। ये मेथड हम पूरा डिटेल में करेंगे गाइस आगे जब हम प्रेसिडेंट का चैप्टर पे पहुंचेंगे, राइट। तो ये मैंने आपको बता दिया। एट प्रोविंसेस मेंबर्स इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे थे, इनडायरेक्ट इलेक्शंस। एंड इन प्रिंसली स्टेट्स मेंबर्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनेशंस और कंसल्टेशन, जो कि किंग्स कर रहे थे नॉमिनेट, राइट। नाउ नेक्स्ट गाइज, अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की गई। अब मुस्लिम लीग, मैंने आपको बताया था कि पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग जो है वो इस मीटिंग में नहीं आएगी, वो इसको बॉयकॉट करेगी, राइट। अब हमारे पास टोटल मेंबर्स कितने थे, देखिए हमारे पास टोटल मेंबर थे 389, राइट। उसमें से मुस्लिम मेंबर्स कितने थे 78। अब 78 मेंबर्स जो मुस्लिम थे वो नहीं आए, ठीक है, तो बचे कितने 211 मेंबर्स ने ये मीटिंग अटेंड की थी, राइट। अब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 211 मेंबर्स हैं, बट हमने अभी तक इलेक्ट नहीं किया है, इलेक्शंस नहीं किए हैं प्रेसिडेंट के लिए कि कौन प्रिजाइड करेगा हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। तो फर्स्ट टाइम जब हम इस सिचुएशन में थे तो हमने एक इसका कंक्लूज़न निकाला था ये कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर है उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसको हम टेम्परेरी बेसिस पे प्रेसिडेंट बना दें उस चीज़ का, राइट। तो फर्स्ट टाइम वो जो मेंबर थे वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब इसमें देखिए फर्स्ट टेम्परेरी, ये दो वर्ड्स आपको याद रखने हैं, फर्स्ट एंड टेम्परेरी, राइट। इसमें क्या है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। एंड टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, राइट। नाउ फर्दर आफ्टर सम टाइम यहाँ पे इलेक्शंस करवाए गए एंड इलेक्शंस के थ्रू जो इलेक्ट हुए हमारे प्रेसिडेंट वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो फर्दर बाद में हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने, राइट। अब यहाँ पे बेसिकली गाइज आपको ये याद रखना है कि अगर फर्स्ट परमानेंट आ जाए कि फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, राइट। इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो इस चीज़ को आप ध्यान से करिएगा, राइट। अब एज सच आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी क्योंकि इसमें समझने वाला तो कुछ है नहीं, राइट। तो अब देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो 2 थे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस टाइम पे। दोनों के दोनों को याद करना है आपको कि HC मुखर्जी एंड VT कृष्णामाचारी, ये 2 हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, राइट। एंड इसी मीटिंग में यहाँ पे हमारे पास लीगल एडवाइज़र भी थे, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एडवाइज़र भी थे जिनका नाम था BN राव, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स है गाइस, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट डेट पे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट हमारे पास आ जाती है 13 दिसंबर 1946। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इन्होंने क्या किया था, लिस्ट बनाई थी जिसमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए थे कि हम संविधान तो बना रहे हैं पर भाई संविधान बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली कि हमारे संविधान में होना क्या क्या चाहिए। इंडिपेंडेंस जुडिशरी होनी चाहिए, राइट। सिटीजन्स कैसे माने जाएंगे, वो क्या होगा, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, राइट। एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखी गई थी, राइट। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने। एंड यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन गाइस की शेडो हमें देखने को मिल जाती है, इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की हमें शेडो देखने को मिलती है अभी हमारे प्रीएम्बल में, राइट। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ टोटली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखिए कि नेक्स्ट जो है वो
26 ऑफ जुलाई 1947 को एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी ये पाकिस्तान की, राइट। तो ये आपको डेट्स याद रखनी है तो रख लेना, वैसे इतना खास इसमें इंपॉर्टेंस है नहीं। एंड 14 ऑफ अगस्त 1947 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी डोमिनियन ऑफ इंडिया, जिसको पाकिस्तान भी बोलते हैं, उनकी। हमारी कब बनी थी? हमारी बनी थी 1946 को, एंड इनकी बन गई थी 1947 को, पाकिस्तान की, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नाउ अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी गाइस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 29 ऑफ अगस्त 1947 को 22 कमेटीज़ बनाई। अब 22 की 22 कमेटीज़ आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं वैसे, राइट। तो इसमें आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी क्यों याद रखनी है गाइस? क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी ने ही बेसिकली ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। अब देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर्स कितने थे? ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे। एंड ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे हमारे पास डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इतना समझ आ गया? अब देखिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को ही बोला जाता है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्यों बोला जाता है? तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने बेसिकली क्या किया? ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को। इन्होंने किया कैसे? इन लोगों ने क्या किया गाइस कि अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को एनालाइज किया, इनके कॉन्स्टिट्यूशंस को एनालाइज किया, एंड जो उसमें जो अच्छी चीज़ें थी, जो कि सही थी हमारे संविधान के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश की वर्किंग के लिए, उसके लॉज एंड ऑर्डर्स के लिए जो चीज़ें सही थी, उन चीज़ों को अलग अलग देश के कॉन्स्टिट्यूशन से इन्होंने बोरो किया, वहाँ पे उसको एनालाइज किया, एंड उसको बोरो करके अपनी एक बुक लिख रहे थे ये लोग, उसमें ये लोग इंक्लूड करते गए, राइट। ये बुक फर्दर चेक की जाती थी एक अदर कमेटी, जो कि इन्हीं 22 में से कोई कमेटी थी, उनके द्वारा। एंड अगर वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, वो चीज़ वैलिड नहीं लग रही इनको, तो ये लोग फर्दर उसको वापस ड्राफ्टिंग कमेटी को ही भेज देते थे कि वो लोग इसको फर्दर मॉडिफाई कर सके, चेंज कर सके, कुछ वैसा, राइट। तो ये सिलसिला गाइस 2000 से ज़्यादा बार हुआ है, ये आपको देखना है। अब 2000 से ज़्यादा बार हुआ है, तभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टाइम लग गया था 2 साल 11 महीने अप्रॉक्सीमेटली, एंड 18 दिन भी बोल सकते हैं, राइट। इतना समझ आ गया गाइस? चलिए आगे चलते हैं। 4 नवंबर 1948 को फाइनली जो है वो B.R. अम्बेडकर जी ने इंट्रोड्यूस किया हमारा फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड इसी को बोला जाता है फर्स्ट रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी रीडिंग्स हुई थी गाइस? तो 3 रीडिंग्स हुई थी। पहली रीडिंग कब हुई थी? 4 नवंबर 1948 को। सेकेंड रीडिंग हुई थी आपकी 15 नवंबर 1948 को, एंड गाइस थर्ड रीडिंग हुई थी, वो हुई थी 14 नवंबर 1949 को। तो आपको ये डेट्स याद रखनी है, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि सेकेंड रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि वो 15 नवंबर 1948 को हुई थी, राइट। नेक्स्ट फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान, हमारा भारत का संविधान जो है ये बन के तैयार हो चुका था। तो गाइज़ अब देखिए कि यहाँ पे अब ये बन के तो तैयार हो गया। अब इसमें लास्ट पेज में, इस बुक की लास्ट पेज में 284 आउट ऑफ 299 मेंबर्स ने सिग्नेचर किए, एंड उसके बाद जब 284 मेंबर्स ने यहाँ पे साइन कर दिए, आफ्टर दैट यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली असेंट चाहिए प्रेसिडेंट की, एंड यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे हमारे पास? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लास्ट में इस पे साइन किए थे, एंड हमारा जो संविधान है वो बन के तैयार हो चुका था, एंड ये पास हो गया, राइट। अब एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संविधान ये बना है 26 नवंबर 1949 को, यहाँ पे इसमें था क्या क्या? तो इसमें बेसिकली एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, एंड 8 शेड्यूल्स थे। अभी का सिनेरियो क्या है गाइस? अभी हमारे पास एक प्रीएम्बल तो है ही,
400 प्लस आर्टिकल्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं। जब ये पास हुआ था तब क्या था, एक प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। कुछ एक प्रोविजंस थे इसमें, वो क्या थे कि हमें अल्टीमेटली बनाना क्या है, हमें बनानी थी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट बनाने के लिए कुछ प्रोविजंस यहाँ पे पहले से ही इन्होंने डिफ़ाइन करके रखे थे। वो क्या थे कि पार्लियामेंट का प्रोविज़न था, इलेक्शंस का प्रोविज़न था एंड सिटीजनशिप का प्रोविज़न था। पार्लियामेंट, इलेक्शंस एंड सिटीजनशिप। अब पार्लियामेंट इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, राइट। इसको बनाने के लिए इलेक्शंस चाहिए, राइट, एंड इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कौन करेगा, सिटीजन्स। तो ये प्रोविजंस जो है वो इन्होंने पहले से ही डिफ़ाइन करके रखे थे इस कॉन्स्टिट्यूशन में, जो बना कब था, 26 नवंबर 1949 को, राइट। वो अब आपको इतना समझ आ गया होगा गाइस। फाइनली 26 जनवरी 1950 हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया, राइट। अब देखिए यही डेट क्यों चुनी गाइस, क्योंकि 20 साल पहले 26 जनवरी 1930 को हम लोग अपनी इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर चुके हैं अनऑफिशियली। आपको बताया भी था मैंने पहले ही, राइट। तो जस्ट इस डेट को इम्पोर्टेंस देने के लिए, इस डेट की इम्पोर्टेंस रखने के लिए हमने इस डेट को चुना, राइट। तो होप गाइस आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। गाइस इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, आप लोग प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में उसको पुट कर सकते हैं। हम लोग डेफिनेटली उस आपकी क्वेरीज जो हैं वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।